चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग देख रहे थे सामान्य विज्ञान का पीवाईक्यू सीरीज देख रहे थे। 2024 के प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे थे आरओ एआरओ के, और इसके अलावा अन्य पीसीएस के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी में ये बराबर आपको काम देगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे इसमें सभी राज्य के जितने भी जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको हम शामिल कर रहे हैं, और ये लगभग 900 प्लस एमसीक्यू सीरीज आपको मिलेगी। ठीक है। ऑल स्टेट पीसीएस की साइंस की जो है सारे इसमें आपको एनालिसिस किए जाएंगे। ये तो आपको पता चल गया। अब बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें आपको समझा देते हैं। जैसे अगर आपको कहीं पर किसी क्वेश्चन में ये निशान मिले, इसका मतलब ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 201, यानी अपन जो है 200 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 201 की बात करें, 201 में क्या पूछा है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रेशम का एक घटक है? ये यूपी पीसीएस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। और अपन ध्यान रखना है कि हम इस सीरीज में यानी सिर्फ साइंस के क्वेश्चन नहीं, साइंस और एनवायरनमेंट दोनों को जो है कंबाइंड किए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। दिक्कत होगी भी तो क्या कर सकते हैं, कुछ लोगों को तो होगी ही। सबका लेके थोड़ी चलेंगे सबको। ठीक। इस क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेशम का एक घटक है? यूपीपीसीएस 2023 में पूछा गया है, आरआईआर में पूछा गया है। फास्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम। आपको बताना है कि इन चारों में से यानी फास्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम में से कौन जो है निम्नलिखित में एक प्राकृतिक रेशम यानी नेचुरल रेशम का एक घटक है? तो चलिए इसका आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताइए इसका। हाँ, तो इसमें आंसर जो होगा नाइट्रोजन होगा। ठीक है, नाइट्रोजन जो होगा वो प्राकृतिक रेशम का एक घटक है। ठीक है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें जो रेशम पाया जाता है वो वॉर्म होते हैं उनसे पाया जाता है। उसमें एक नेचुरल प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, वो होता है, उसमें फाइब्रोन और टेरेसिन नामक दो प्रोटीन पाए जाते हैं जिनका अनुपात 80-20 का होता है। ठीक, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 202 की बात करते हैं। रेगिस्तान में रहने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है? ये भी यूपी पीसीएस 2023 में पूछा गया। ऑप्शन एक, एरोबियल एनिमल यानी पेड़ों पर रहने वाले। ऑप्शन बी, टेरेस्ट्रियल जमीन पर रहने वाले जानवर। ऑप्शन सी, बिल में रहने वाले जानवर। ऑप्शन डी, यूरकुल, या जिसे अगर हिंदी में कहे मरुभुद्ध कहते हैं, रेगिस्तानी जानवर कहते हैं। तो आपको पता है रेगिस्तान में रहने वाले जानवर को क्या कहा जाता है? अगर आपने इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखा होगा तो रेगिस्तान नहीं लिखा है लेकिन मरुभूमि लिखा है। ठीक है, या जोरकल एनिमल लिखा है। तो आप इस आंसर को सही कर ले जाएंगे, यानी कहने का मतलब इसमें जो हो जाएगा, जो रेगिस्तान में रहने वाले जानवरों को क्या कहते हैं? जोरकल एनिमल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी जो है ये साइन आप देखते रहिएगा, ये भी रिपीट हुआ है। ये भी यूपीपीसीएस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। डिजीज दी गई हैं, फैक्टर्स दिए गए हैं। ठीक है, यानी किससे कारण ये डिजीज होती हैं। और ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन जो हैं कई बार जो है रिपीट हुए हैं। और आपने अगर जनरल साइंस की हमारी जो है डिजीज की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो पेप्टिक एक्लेयर्स, डेंगू, एलिफेंट फुट यानी जो है हाथी पांव बीमारी, मलेरिया, इनको आपको मिलान करना है, यानी कौन से फैक्टर से ये प्रभावित होते हैं। जहाँ तक पेप्टिक की बात है, पेप्टिक अल्सर की बात है। ठीक है, पेप्टिक अल्सर की बात करें तो पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, छोटी आंत में देखेंगे तो यहाँ पर घाव हो जाता है। और ये पेप्टिक अल्सर जो होता है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, यानी फैक्टर होता है। ठीक है, और ये किस कारण होता है? तो अगर आप ज़्यादा दारूबाजी करते हैं, यानी रैंडमली दारू पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, खैनी खाते हैं, तो ये उन कारणों में शामिल है जिससे आपको पेप्टिक अल्सर हो सकता है। ठीक है, पेप्टिक अल्सर। तो इसका हो जाएगा ए का 4।
डेंगू की जहाँ तक बात है, तो डेंगू का अगर मैंने बताया था, डेंगू क्या है? एक वायरस जनित रोग है। एलिफेंट फुट यानी हाथी पाँव की बात करें तो हाथी पाँव मैंने बताया था ये एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। ठीक है? मलेरिया जो है, सॉरी, इसमें जो एलिफेंट फुट है ये वर्म कृमिजन्य रोग है। ठीक है? कृमिजन्य रोग है। मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। ठीक है? कहने का मतलब इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसको आप सही कर लीजिएगा। इसमें फिर से मिलान कर देते हैं आपको। पेप्टिक अल्सर की बात करें तो बैक्टीरिया जनित है। डेंगू की बात करें, डेंगू जो है वायरस है। ठीक है? एलिफेंट फुट की बात करें तो यह कृमिजन्य रोग है यानी वर्म। मलेरिया की बात करें तो ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, यानी इसमें आप देखेंगे ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2 हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया? अब चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। बैक्टीरिया जनित रोग कौन कौन से हैं? टिटनेस, हैजा, डिप्थीरिया। बाकी डिटेल क्लासेस हो चुकी हैं, इसमें भी पीडीएफ शेयर कर देंगे, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ये ध्यान रखिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक, नेक्स्ट, काली खांसी, प्लेग, टीबी एच है, ये सारे बैक्टीरियल जनित जो है इन्फेक्शन है। टाइफाइड भी देखेंगे बैक्टीरियल जनित इन्फेक्शन है। कुष्ठ रोग जो है बैक्टीरियल जनित इन्फेक्शन है। और कुष्ठ रोग में जो दवा इस्तेमाल की जाती है, सल्फर ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है घाव को साफ करने के लिए। ठीक, अब ये तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। अब हम लोग बात करें वायरस इन्फेक्शन। वायरस इन्फेक्शन कौन सा होता है? पोलियो, खसरा, चेचक, और इसके अलावा देखेंगे छोटी माता। ठीक है? जिसे वेरिशेला विषाणु द्वारा होता है। रेबीज जो हाइड्रोफोबिया का कारण बनता है। ठीक, और इसके अलावा बात करें तो हेपेटाइटिस और पीलिया जो है ये भी आप देखेंगे तो वायरस जनित रोग है। इसके अलावा देखेंगे ट्रैकोमा जिया जिसे रोहा कहते हैं, ये भी आप देखेंगे, ये आँख के कॉर्निया को प्रभावित करता है। ये भी आप देखेंगे तो एक वायरस जनित रोग है। अब क्रिमजन की बात कर रहे थे, क्रिमजन से रोगे माने होने वाले रोगों की बात कर रहे थे, तो हाथी पाँव, एलिफेंट फुट डिजीज। इसके अलावा फाइलेरिया भी होता है। ठीक है? टीनेसिस होता है। जो टीनेसिस जो फैलता है ये जो है संक्रमित सुअर के अधपका मांस खाने से फैलता है। अब वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, अब बात करेंगे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआस देखिए ध्यान रखिएगा, मलेरिया बहुत ज़्यादा पूछा था। मलेरिया रोग प्रोटोजोआस होता है। प्लाज्मोडियम नामक जो है पैरासाइट्स रक्त में घुल जाते हैं, इससे होता है। कालाजार लिस्मेनिया मच्छर होता है, वो प्रोटोजोआ अंदर घुस के होता है। ठीक, इसके अलावा निद्रा रोग जो स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है, सीसी नामक मक्खी काटने से होता है, और ये इक्वेटोरियल रीजन में आपको देखने को मिलेगा। पेचिस की बात करें तो पेचिस भी जो है आप देखेंगे प्रोटोजोआ जनित रोग है। ठीक, इसके अलावा अभी जैसे मैंने बताया इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, यहाँ से स्कैन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, या फिर डायरेक्ट आप स्कैन कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है, स्टडी एनालिसिस नाम से सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। हमारा 2 चैनल स्टडी एनालिसिस, स्टडी यूपीएससी, इसको फॉलो कर सकते हैं, और भी ऐसे बेहतरीन क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉफिक। ट्रॉफिक जिसे पोषक कहते हैं, ट्रॉफिक यानी पोषक स्तर का निर्माण होता है। ऑप्शन ए खाद्य श्रृंखला में जुड़े जीवों द्वारा, ऑप्शन बी केवल पौधों द्वारा, ऑप्शन सी केवल जानवर द्वारा, ऑप्शन डी केवल मांसाहारी जानवर द्वारा। तो आप कमेंट करके बताइए कि जो ट्रॉफिक लेवल होता है यानी पोषक स्तर होता है उसका निर्माण किससे होता है? ठीक है, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो ये देखिए ट्रॉफिक लेवल है। ठीक है, अब ट्रॉफिक लेवल में जो है आप देखेंगे उत्पादक से उपभोक्ता तक सभी शामिल होते हैं, यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उपभोक्ता, सर्वाहारी, ये सब शामिल होते हैं। यानी ट्रैफिक लेवल जो की बात करें तो उसमें फूड श्रृंखला में जुड़े सभी जीव द्वारा बनते हैं। ये भी यूपी पीसीएस 2023 में पूछा गया। यानी केवल पौधों से नहीं बनता है। ठीक है, यानी उत्पादक जानवरों से नहीं बनता, मांसाहारी से नहीं बनता, बल्कि इसमें सभी सम्मिलित होते हैं जो फूड चेन टेक्नोलॉजी में सम्मिलित होते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे तो रिपीट ही है। राष्ट्रीय उद्यानों में अनुवांशिक विविधता किसके द्वारा बनाए रखी जाती है? ठीक है, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात कर रहा है। ये भी पीसीएस 2023 में पूछा गया था। इन सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन, जीन पूल, नन ऑफ द बेस्ट। यानी इन सीटू, इन सीटू मतलब हो जाता है स्वास्थाने, ये बाह्य स्थाने है। स्वास्थाने का और सरल भाषा में कहें कि जहाँ की प्रजाति जहाँ पाई जाती है, जो मूल प्रजाति जहाँ मूल निवास होता है वहीं पर उसका कंजर्वेशन किया जाए, तो वो हो जाता है स्वास्थाने इन सीटू। इन सीटू जो है उस प्रजाति को जो है कहीं बाहर ले जाकर कंजर्वेशन किया जाए, यानी उसका संरक्षण किया जाए। ठीक है, तो वो क्या कहता है, इन सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है। तो इसमें क्या पूछा है? इसमें नेशनल पार्क के संबंध पूछा है। तो नेशनल पार्क पूछा है, सीधे सीधे पूछा है कि कौन सा कंजर्वेशन का उदाहरण, इन सीटू, एक्स सीटू, जीन पूल, नन ऑफ द अबव।
तो नेशनल पार्क फॉर एग्जांपल समझे, जैसे अगर हम चले जाए, अपन चले जाते हैं यहाँ पे असम में चले जाते हैं। असम में जो है वन हॉर्न राइनो पाया जाता है। अब वन हॉर्न राइनो फेमस है असम में काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क में यानी उसका जो है प्राकृतिक आवास स्थल है, नेचुरल हैबिटेट है। तो ये पूरा जो है संरक्षित जोन है उसके लिए। यहीं पर इसका जो है जैव विविधता संरक्षण किया जाता है, यानी अनुवांशिक संरक्षण जो भी इससे संबंधित संरक्षण होगा सब यहीं पर उसने नेशनल पार्क में उसके प्राकृतिक स्थान पर ही होगा, यानी उसे क्या कहते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वहीं अगर एक्वेरियम हुआ, ठीक है, जीन पूल हुआ, उसे इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं, ठीक है, यानी वहां से ले जाकर कहीं उसके लिए नई जगह बनाकर वैसा एटमॉस्फेयर उपलब्ध करवाकर उसका कंजर्वेशन करना। ठीक, तो आप देखेंगे, तो एक इन सिटू कंजर्वेशन का उदाहरण की बात करें तो इससे बायोडायवर्सिटी, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब क्या इन सिटू कंजर्वेशन के उदाहरण है, इसको याद रखिएगा। एक सिटू कंजर्वेशन के उदाहरण जैसे अगर एक्वेरियम हो गया, बोटेनिकल गार्डन हो गया, क्रायोस प्रिजर्वेशन हो गया, डीएनए बैंक हो गया, जू हो गया यानी चिड़ियाघर जो हो गया। चिड़ियाघर में तो अलग अलग जगह से जानवर लाके जो है रखे जाते हैं, तो ये एक सिटू कंजर्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब देखिए इसने क्या पूछा, हांगुल हिरण भारत के किस भाग में पाया जाता है। नेशनल पार्क नहीं पूछा, लेकिन ये पूछा हांगुल हिरण, जिसे हम क्या कहते हैं, कश्मीरी स्टैग कहते हैं, भारत के किस भाग में पाया जाता है। स्टेट दिया केरला, असम, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो कश्मीरी स्टैग या हांगुल हिरण कहते हैं, उसका नेचुरल हैबिट देखेंगे यानी इन सिटू कंजर्वेशन जो है दाचिंगम नेशनल पार्क है। दाचिंगम नेशनल पार्क आप देखेंगे तो ग्रेट हिमालय पर स्थित है, यहाँ पर पीरपंजाल रेंज के पास। तो कुल मिलाकर अगर स्टेट पूछा है तो जम्मू कश्मीर होगा। ठीक है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे तो सिटी फॉरेस्ट यानी सलीम अली नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क है, ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क है। तो इस कुल मिलाकर इसमें जो है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक, हांगुल हिरण या जिसे कश्मीरी स्टैग कहते हैं, कश्मीरी स्टैग को आप देखेंगे तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा है। साइट्स की जो है अपेंडिक्स जो है की बात करें, अपेंडिक्स जो है 5 सूची में रखा गया है। अभी देखिए ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा जो है बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है, यानी कहने का मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, ये भी यूपीएससी 2023 में पूछा गया। डोमेस्टिक वेस्ट यानी घरेलू कचरा, यूरिन, ठीक है, मलमूत्र की बात कर रहा है, मल पदार्थ की बात कर रहा है, पेस्टिसाइड की बात कर रहा है। आपको बताना निम्नलिखित में कौन सा जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल अंतर क्या होता है। तो बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, ऐसी सामग्री होती है जिन्हें जो है बैक्टीरिया अन्य प्राकृतिक जीवों द्वारा विघटित किया जा सकता है, यानी वो प्रदूषण की श्रेणी में नहीं जोड़ा जाता। उसे क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल। यानी डोमेस्टिक जो वेस्ट है उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, डिग्रेडेट कर सकते हैं, यूरिन को कर सकते हैं, मल पदार्थ को जो है देखेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, लेकिन पेस्टिसाइड की बात करें तो ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सामग्री, यानी इसे जो है जीवों द्वारा जो है अपघटित नहीं किया जा सकता, यह प्रदूषण का कारण बनता है। जैसे आप डीडीटी की बात करें, प्लास्टिक की बात करें, पॉलिथीन की बात करें, बैग, कीटनाशक, ठीक है, सीसा, लेड, ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ हैं। तो इसमें क्या कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इसमें कहने का मतलब सही हो जाएगा ऑप्शन डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, पेस्टिसाइड जो है बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। ठीक, अभी नेशनल पार्क की बात कर रहे थे तो उसमें केरला भी ऑप्शन था। तो केरला में देखिए साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इवराकुलम नेशनल पार्क, ठीक है, अन्नामुडी नेशनल पार्क, ठीक है, पेरियार नेशनल पार्क। फिर असम के आ जाएंगे तो असम में देखिए बहुत सारे नेशनल पार्क है। असम का एरिया देखिए ये है, ठीक है, मानस नेशनल पार्क, ओरंग, काजीरंगा, नमेरी, ठीक है, डिब्रू, इसके बाद डियांग पटकाई नेशनल पार्क। तो ये सब जो है नेशनल पार्क की लिस्ट दी गई, इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे तो राजस्थान ऑप्शन दिया था, राजस्थान में कौन कौन से डेजर्ट नेशनल पार्क है, ठीक है, और आप देखेंगे रणथंभौर, केवलादो, सरिस्का, ये सब जो है नेशनल पार्क है।
एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी गई है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि प्राइमरी जो पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन-कौन से हैं? यानी और प्राइमरी पॉल्यूटेंट देखेंगे सबसे पहले इमिशंस ऑफ सोड, तो वो डायरेक्ट निकलते हैं, ये इनडायरेक्टली निकलते हैं। ठीक है? ठीक है? और जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं वो स्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं। ठीक है? अस्थायी तौर पर होते हैं। अब एग्ज़ाम्पल आपको ज़रूर याद रखना है, कौन-सा प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, ठीक है? कौन-सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिया गया है, इसको आपको याद रखना है। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये भी जो है रिपीट हुआ है। इसमें पूछा संसाधनों के उपयोग और उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करने की आवश्यकता को संतुलित को हम क्या कहते हैं? यूपीसीएस 2023 में पूछा गया है और मज़े की बात ये है कि 2023 में यही क्वेश्चनवा 2 बार पूछ लिया गया है। ठीक है? यही क्वेश्चन ही 2 बार पूछ लिया गया है। संसाधनों के उपयोग पर थोड़ा-सा लैंग्वेज चेंज किया है। संसाधनों के उपयोग उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करने की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संसाधन संरक्षण, ऑप्शन बी सतत विकास, ऑप्शन सी भविष्य के संसाधन, ऑप्शन डी खपत कम करना। तो संसाधनों के उपयोग और उन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित रखने की आवश्यकता को संतुलित करने के लिए हम क्या कहते हैं? सतत विकास की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है? हम उसे क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। यानी जो रिसोर्स हमारे पास आज हैं, उनका जो है हम ऐसा यूज़ करें ताकि भावी पीढ़ी के लिए भी वो रिसोर्स बचे रहें। ठीक है? तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किसने पूछा है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में कौन-सा टिकाऊ विकास लक्ष्य नहीं है, जिसे 2030 तक हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? जेंडर इक्वलिटी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, स्पेस रिसर्च। तो आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल का 17 गोल आपने पढ़ा होगा। इससे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है। उन 17 गोल में आप देखेंगे तो स्पेस रिसर्च का कहीं भी नामो-निशान नहीं है। ठीक है? इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यानी आप देखेंगे पहला जो है नो पॉवर्टी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 17 गोल की बात करा, दूसरा जीरो हंगर, तीसरा गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, फोर्थ जो है आप देखेंगे गुड क्वालिटी एजुकेशन की, फिफ्थ जेंडर इक्वलिटी की बात की है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात किया है, अफोर्डेबल ग्रीन एनर्जी की बात करा है, सस्टेनेबल गोल की 7, 8 की बात किया डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की, इंडस्ट्री इनोवेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया है। कहीं भी आप देखेंगे स्पेस रिसर्च की बात नहीं किया है। इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट भी रिपीट है। देखिए, आप देखेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से ये भी क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से ये भी क्वेश्चन और ये मज़े की बात ये है सारे क्वेश्चन दो यूपीपीसीएस 2023 में सारे जो है लगातार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से एक साथ पूछे गए हैं। तो इसमें मिलान करने के लिए दिया है एसडीजी 10, एसडीजी 13, एसडीजी 14, एसडीजी 15। आपको मिलान करना, ठीक है? तो फटाफट इसका मिलान करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो अभी हमने बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट 10 की जहाँ तक बात है, वो असमानता को कम करना है, ठीक है? यानी रिड्यूस दी इनइक्वालिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 की बात करें तो क्लाइमेट एक्शन की बात करता है, ठीक? सस्टेनेबल डेवलपमेंट 14 की बात करें, ये जो है लाइफ बिलो वाटर की बात करता है। 15 की बात करें, 15 जो है लाइफ ऑन लैंड की बात करता है। कहने का मतलब दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन डी सही हो जाए, ठीक। अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ये भी क्वेश्चन है। इसने पूछा है रियो शिखर सम्मेलन 1992 में एजेंडा 21 किससे संबंधित? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, ठीक है, पॉल्यूटर प्रिंसिपल से, एनवायरमेंटल एजुकेशन से, प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर से। तो आपको बताना है कि रियो शिखर सम्मेलन 1992 एजेंडा 21 किससे संबंधित है, ठीक है? तो इसमें बता ही दिया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल संबंधित है। अब समझने वाली बात क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था 1992 में, जिसे हम कहते हैं यूएनएफसीसी। उस पर सभी पार्टियों ने हस्ताक्षर किया था, उसको क्या कहते हैं? कॉप, कॉन्फ्रेंस और पार्टी कहते हैं, ठीक है? तो जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन और रियो शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है? अब उसी का नतीजा है, आप देखेंगे कॉप 28 जो अभी हाल ही में 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच कहाँ हुआ? यूएई में हुआ, ठीक है? तो ये जो यूएनएफसीसी पर लोगों ने हस्ताक्षर किए थे 1992 में, उन्हीं का जो है कॉप, यानी कॉप ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की बात करें, तो उन्हीं के द्वारा जो है यूएनएफसीसी के द्वारा जो है ये कॉप सम्मेलन करवाया जाता है, ठीक है? तो कॉप 28 आपसे पूछा जाए कहाँ हुआ है? तो ये यूएई में हुआ है,
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी हमने बात की ओजोन, अब बात करते हैं इसमें ऑप्शन डी की बात करें, ओजोन लेयर की बात की है, ठीक है। ओजोन लेयर की जहाँ तक बात किया है तो आपको पता रहना चाहिए ओजोन लेयर से जो कानून है, ओजोन लेयर को संरक्षित करने के लिए जो कानून है इंटरनेशनल स्तर पर, तो उसे क्या कहते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो है ओजोन लेयर का संरक्षण किया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है आप देखेंगे इसे 16 सितंबर 1987 को जो है साइन किया गया, और ये फोर्स्ड यानी लागू कब हुआ, 1989 को, ठीक है। और आपको पता होगा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, हर साल 16 सितंबर को जो है ओजोन वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया जाता है। ये पता चल गया। अब आपको ये भी पता रहना चाहिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में ओजोन डिप्लीटिंग जो कौन कौन सी गैसेज हैं उनको आपको पता रहने चाहिए, उनके सोर्स क्या हैं, ठीक है। यहाँ पर लिस्ट दी गई, इसको आप देख लीजिएगा। तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताया चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या पूछा है, अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जो हम कह रहे थे रिपीट हुआ है एक साल में 2 बार, यही क्वेश्चन और देखिए सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दिया है। इसमें क्या पूछा है, वर्तमान पीढ़ी को प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधन को न्यूनतम क्षरण हो, इसे किस प्रकार विकास कहा जाए, यानी इसे जो है किस प्रकार का विकास कहा जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट। तो जाहिर सी बात है इसे क्या कहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। यानी वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं पर पूरा करते हुए जो है हमने भविष्य की पीढ़ी को जो है आवश्यकताओं को ध्यान रखना, तो ये क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी, 15 जनवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है आप बताइए कब मनाया जाता है। इसमें देखेंगे जहाँ तक 10 जनवरी की बात है, तो 10 जनवरी को क्या होता है, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस होता है, ठीक। 15 जनवरी क्या होता है, इंडियन आर्मी डे होता है, ठीक। और वहीं 1 फरवरी को क्या होता है, 1 फरवरी को होता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे, और 2 फरवरी को होता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए, अब ध्यान रखिएगा यूपी पीसीएस का खत्म हो गया, जो साइंस के क्वेश्चन आए थे, अब ये बीपीएससी में, बीपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। अब हर आयोग के अपने अलग अलग चोचले होते हैं। अब इनमें देखिए ये लोग जो है 5 ऑप्शन रखते हैं, इनका है कि भाई हम 5 ऑप्शन रखेंगे, सबसे अलग चलेंगे, और साइंस के भर भर के क्वेश्चन रहते हैं। अगर आपने बी फार्मा नहीं किया है तो आपको इतनी दवाओं के नाम ये याद रखवा देंगे कि आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जोक सपाट। बहरहाल क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, और विटामिन बी संतरे से मिलता है, विटामिन डी कॉड लीवर तेल से, विटामिन ई गेहूं के बीज के तेल से, विटामिन के अल्फा अल्फा घास से। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप देखेंगे इसमें जो है विटामिन ई, सॉरी, ऑप्शन सही है, यानी नन ऑफ देबेथ, यानी जो चारों हैं ये सही सुमेलित हैं। यानी आप देखेंगे विटामिन बी जो है संतरे से मिलता है, विटामिन डी कॉड लीवर तेल होता है उससे मिलता है, विटामिन ई गेहूं के बीज के तेल से मिलता है, विटामिन के एक अल्फा अल्फा घास होती है उससे मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बीपीएससी 2016 में पूछा गया। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन निम्नलिखित में किस मोनोमर्स का बहुलक है, ट्राईफ्लोरोएथिलीन, विनाइल क्लोराइड, क्लोरोफिन, एसिटिलीन डाइक्लोराइड। तो आपको बताना टेफ्लॉन, टेफ्लॉन निम्नलिखित में किस मोनोमर्स का बहुलक है। कमेंट बॉक्स में इसका बताइए। तो टेफ्लॉन जो है ट्राईफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है, यह एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिसका रासायनिक सूत्र होता है C2F4, ठीक है। और यह सबसे सरल जो है एल्कीन का जो है ट्राईफ्लोरो जो है एल, और इसे गैसीय प्रजाति का उपयोग मुख्य रूप से आप देखेंगे तो औद्योगिक इंडस्ट्री में मतलब किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन जीवित कोशिकाओं के वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। यह भी बीपीएससी 2016 में पूछा गया है। एंजाइम, हार्मोन्स, आरएनए, डीएनए। तो आप तो सुनते होंगे कि लोगों का डीएनए जो है कैसा होगा, उनकी जो है वंशानुगत भी वैसी होगी।
ठीक है, लोग डीएनए मैच करवाते हैं। तो वंशानुगत लक्षणों को जो जिम्मेदार होता है वो डीएनए होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब देखिए ये भी रिपीट है, बीपीएससी में ही रिपीट हुआ है। निम्नलिखित में किस विटामिन को एग्रोकैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी। आपको बताना है निम्नलिखित में किस विटामिन को एग्रोकैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है? तो आप देखेंगे विटामिन डी को जो है एग्रोकैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। अगर आपने साइंस की क्लासेस नहीं की है तो आप जरूर जरूर देखिए, वहां पर ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो एग्रोकैल्सीफेरॉल जो है एक निष्क्रिय जो है विटामिन डी का एनालॉग होता है। अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो शरीर में रिकेट्स नामक रोग होता है। ठीक है। विटामिन की बात करें, विटामिन दो प्रकार के होती हैं, एक तो जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील ए, डी, सी, के। ठीक है, तो विटामिन डी की बात कर रहा है। जल में घुलनशील B1, B2, B3, B5, B6, H, B12, ये सब क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो आप देखेंगे विटामिन ए रेटिनॉल, इसका जो रासायनिक नाम है, या जिसे जो है जेरफोथैल्मिया कहते हैं, इससे जो है रतौंधी रोग होता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, ठीक है, केमिकल सूखा रोग या रिकेट्स रोग होता है। विटामिन के फ्लाइक्लोविन जो है, इसकी कमी से आप देखेंगे तो चोट लगने पर आपके जो खून में थक्का नहीं बनता है। ठीक है। और एक होता है जिससे खून में थक्का नहीं बनता अगर चोट लग जाए, तो हीमोफीलिया होता है। ये क्या जेनेटिक रोग है। ठीक है। इसे रॉयल डिजीज भी कहते हैं। इससे पुरुष ज़्यादा प्रभावित होते हैं, महिलाएं इसकी वाहक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं? रेटिनॉल, इसे जो है मिलाया गया है जेफ्रोथैल्मिया से। टेकोफेरॉल बेरी साइनोकोमलिम एनीमिया से। एग्रोकैल्सीफेरॉल रिकेट्स से। आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। अभी मैंने बताया ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बीपीएससी में ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो आप देखेंगे जहाँ तक रेटिनॉल की बात है, कि विटामिन ए का स्रोत है। ठीक है, इसकी कमी से रतौंधी होता है, और रेटिनॉल को जो है जेरोथैल्मिया भी कहते हैं। टेकोफेरॉल की बात करें, टेकोफेरॉल जो है विटामिन ए का स्रोत है। ठीक है। इसे नपुंसकता का, इसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से जो है नपुंसकता का शिकार होते हैं। तो बेरी बेरी जहाँ तक रोग की बात है, तो बेरी भी जो है विटामिन B1 की कमी से होता है। साइनोकोबलिन की बात करें तो साइनोकोबलिन जो है ये एनीमिया का कारण बनता है। और अभी हमने बताया एग्रीकल्सीफेरॉल जो है, ये जो है आप देखेंगे किसका कारण है? विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। कहने का मतलब इसमें जो ऑप्शन सही होगा, इसने पूछा है, इसने पूछा है कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, सॉरी। तो आप देखेंगे ऑप्शन बी इसमें सही नहीं, यानी टेकोफेरॉल जो है और बेरी बेरी दोनों अलग अलग हैं। बेरी बेरी जो है विटामिन B1 कमी से होता है, टेकोफेरॉल का संबंध जो है विटामिन ई से। ठीक, इसमें ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, बैकलाइट का निर्माण किसके संघनन से होता है? यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल, फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल और एस्टेल्डिहाइड, बेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड। तो आपको बताना बैकेलाइट का निर्माण किसके संघनन से होता है? तो जो ये बैकेलाइट है, बैकेलाइट में आप देखेंगे, आप एक बटन्स आ जाती हैं, और कठोर जो है प्लास्टिक की चूड़ियाँ भी आती हैं। तो ये कठोर क्या है? ये अघुलनशील, रासायनिक रूप से प्रतिरोधी एक प्लास्टिक है, बैकेलाइट। ठीक है। आप देखेंगे इसमें दो यौगिक का संयोजन होता है, जिसे कोयला टार होता है, लकड़ी का अल्कोहल होता है, जो मेथनॉल से प्राप्त होता है, इनके संयोजन से बनता है। तो आप देखेंगे इसमें जो बैकेलाइट का संघनन होता है, तो इसमें जो आपकी बात करें फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के संयोजन से ये बनता है। ये क्या है? एक कठोर प्लास्टिक है। ठीक। तो जैसे हमने विटामिन की बात कर रहे हैं, इसके पहले क्वेश्चन पूछा था, तो रेटिनॉल की बात की, विटामिन ए, ठीक है, रतौंधी रोग होता है। B1 थायमिन, बेरी बेरी रोग होता है, इसकी चर्चा हम कर ही चुके हैं। साइनोकोबलिन की बात करें, विटामिन B12 से प्राप्त होता है, इससे खून की कमी होती है, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। टेकोफेरॉल की बात करें, विटामिन ई, जननांग और पेशियों में कमजोर नपुंसकता का शिकार हो जाते हैं। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल से रिकेट्स होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन सी एक एंटीबायोटिक दवा है? ये भी बीपीएससी 2016 में पूछा गया। क्विनिन, सल्फागोइडिन, क्रोमोफिनॉल, एस्प्रिन। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी एक एंटीबायोटिक दवा है?
आपको पता है क्विनिन का प्रयोग तो आप जानते हैं मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरिया के यूज के लिए किया जाता है, ठीक। और जहाँ तक सल्फागोडिन की बात है तो एक सल्फोनामाइड है, आप देखेंगे पशु चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। एस्प्रिन की बात करें तो ये दर्द निवारक गोली के रूप में इसको यूज किया जाता है। जहाँ तक बात करें प्रोमाफिनॉल की फिनकॉल बात करें तो ये क्या है, एक एंटीबायोटिक दवा है, ठीक है। ऐसे ही जो है 2017 में बीपीएससी में भी इससे पूछा गया था कौन सी जो है एंटीबायोटिक दवा नहीं है। तो बहरहाल इसका आंसर जो होगा इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।